आज का हमारा व्याख्यान है भारत की दलीय व्यवस्था, जिनमें हम भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में चर्चा करेंगे। राज्यों की वृहद जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी राज्यों में प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन कार्य किया जाता है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय दलीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं या विकृतियों और दोषों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में ब्रिटेन या अमेरिका की तरह द्विदल पद्धति नहीं है, वरन बहुदलीय पद्धति है। भारत की बहुदलीय व्यवस्था में 1988 तक लगभग सदैव ही किसी एक राजनीतिक दल को प्रधानता की स्थिति प्राप्त रही है, लेकिन 1989 से 2009 तक 9 में 15वीं लोकसभा का गठन होने के पूर्व तक किसी एक राजनीतिक दल या दलीय गठबंधन को प्रधानता की स्थिति प्राप्त नहीं रही। बहुदलीय व्यवस्था का ये जो रूप है, उसके कारण लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश प्राप्त हो पाता है। खंडित जनादेश का आशय है लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। ऐसी स्थिति में एक दलीय सरकार का नहीं, वरन मिलीजुली सरकार का ही गठन हो पाता है। 2014 के लोकसभा चुनावों से एक दल प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई है। दूसरा है राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन और दलीय व्यवस्था में अस्थायित्व। भारतीय राजनीति में न केवल अनेक दल हैं, वरन इन राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन और अस्थायित्व की स्थिति भी बनी हुई है। सर्वप्रमुख राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1969 में विभाजन हुआ। इस विभाजन से जन्म लेने वाली सत्ता कांग्रेस का 1978 में और 1978 के विभाजन से जिस कांग्रेस आई का जन्म हुआ, उसका विभाजन 1995 तथा 1999 ईस्वी में हुआ। 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी 4 भागों में बंट गई। 1990 में जनता दल का विभाजन हुआ। इसके बाद जनता दल में बिखराव और विभाजन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। राष्ट्रीय दल ही नहीं, डीएमके, अकाली दल, केरल कांग्रेस, शिवसेना जैसे क्षेत्रीय दलों में भी विभाजन हुआ है। ये भारतीय दलीय व्यवस्था की एक बड़ी विकृति है। तीसरा है अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन का अभाव। अधिकांश राजनीतिक दलों में लंबे समय से संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए थे। सब कुछ तदर्थ आधार तथा मनोनयन की पद्धति के आधार पर चल रहा था। चुनाव आयोग के निर्देश के कारण पहली बार मई-जून 1997 में, दूसरी बार 2000 ईस्वी में, तीसरी बार 2003 ईस्वी में तथा उसके बाद भी संगठनात्मक चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन इन चुनावों में निश्चित रूप से कमियां रही है। सामान्य स्थिति यह है कि दलों का निर्माण किन्हीं प्रक्रियाओं, मर्यादाओं, सिद्धांतों या कानूनों के आधार पर नहीं होता और दलों की आय व्यय का लेखा जोखा सदस्यों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। चौथा है संख्या की दृष्टि से शक्तिशाली लेकिन विभाजित विपक्ष। 1967 से 70, 1977 से 79 के काल को छोड़कर भारतीय राजनीति में सामान्यतया कमजोर और विभाजित विपक्ष की स्थिति रही है, लेकिन 1989 से विपक्ष संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली बना है। विपक्ष की एक कमजोरी है विभाजित होना। 1999 में वाजपेयी सरकार को विपक्ष ने गिरा तो दिया, लेकिन वैकल्पिक सरकार की स्थापना
नहीं कर पाया। 14वीं एवं 15वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने विपक्ष की भूमिका निभाई। वर्तमान में भी विपक्ष विभाजित है। 5वां है क्षेत्रीय दलों की शक्ति में निरंतर वृद्धि। 1996 से भारत में राजनीतिक दलों के प्रसंग में जो सबसे प्रमुख स्थिति बनी है वह है क्षेत्रीय दलों की शक्ति में वृद्धि। हालांकि भारत में क्षेत्रीय दल पहले से ही विद्यमान है और प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं भारत के डीएमके, अन्ना डीएमके, अकाली दल, मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, शिवसेना, तेलुगु देशम, नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि। 1996 से 2004 ईस्वी तक सभी केंद्रीय सरकारों के गठन तथा कार्यकरण में क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ क्षेत्रीय दलों या गुटों ने तो भारतीय राजव्यवस्था में निर्णयकारी स्थिति भी प्राप्त की है। 2014 से क्षेत्रीय दलों के लिए उत्साहवर्धक स्थिति नहीं है, फिर भी ममता बनर्जी, नवीन पटनायक के गढ़ अभी भी मजबूत है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने भारत के दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया। कुछ और जो दलीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं उनका अध्ययन हम आगामी व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।